नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मेरा नाम है अंकित त्यागी और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। क्या पूरा उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्लान है? कौन मंत्रिमंडल में होगा, कौन नहीं, और क्या क्या बाधाएं सामने आ सकती हैं? 2024 को लेकर क्या प्लान है, सारी तफसील से जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सबसे पहले आपको उस ब्रेकिंग न्यूज तक लिए चलते हैं। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत के बाद अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह होंगे, रघुवर दास भी होंगे उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक। राजनाथ सिंह उत्तराखंड जाएंगे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को गोवा का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाएगा। किरण रिजिजू मणिपुर में भेजे जाएंगे। निर्मला सीतारमण मणिपुर में भी उनका भी पर्यवेक्षक के तौर पर नाम सामने आ सकता है। तो कवायद पूरी तरीके से अब तेज है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में जीत हासिल की है उन राज्यों में सरकार बनाकर अपनी कैबिनेट को अभी सामने बैठाने की। पर इतना आसान नहीं होता है कैबिनेट बनाना। उत्तर प्रदेश की बात सीधे कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे, अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, राजनाथ सिंह से मिले, साथ ही साथ पार्टी के सारे बड़े नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि जीत के बाद यह बैठक औपचारिक बैठक है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो मुलाकात के राजनीतिक मायने भी हैं। हम आपको सिलसिलेवार तौर से बताएंगे कि किस मुलाकात का क्या मतलब है और क्यों ये मुलाकातें जरूरी हैं। शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात हुई, उसके बाद इस मुलाकात में क्या क्या चर्चाएं हुई और इसके मायने क्या हैं, पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये विजय की मुस्कान है। यूपी में प्रचंड जीत के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के सामने पहुंचे तो संतोष और गर्व का भाव एक साथ उभर आया। कोई संदेह नहीं था, जब जीत इतनी बड़ी हुई है तो मुलाकात भी बड़ी होनी थी। 1 घंटे 45 मिनट तक दोनों बात करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वो राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीएम के ट्वीट के करीब 16 मिनट बाद योगी ने लिखा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज नई दिल्ली में स्नेहिल भेंट हुई। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बधाई के दौर के अलावा इस मुलाकात की जो इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है, उसमें यह साफ हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को मिशन 2024 के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक गरीब कल्याण योजनाओं को और धार देने को कहा गया। विकास की परियोजनाओं को तय वक्त से पहले खत्म करने का लक्ष्य दिया गया। छुट्टा पशुओं पर नई नीति बनाई जाए, ये कहा गया। यानी 2024 आम चुनाव की तैयारी पर जोर, ताकि सरकार के प्रति कोई असंतोष न पनपे। इससे पहले सियासत में एमवाई फैक्टर का मतलब होता था मुस्लिम यादव गठजोड़, लेकिन मोदी योगी ने इस बार यूपी चुनाव में एक नए एमवाई फैक्टर को जन्म दिया, जिसका मतलब है महिला और योजना। और यही मूल मंत्र या जीत का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ को दिया है कि 2024 चुनाव को देखते हुए नए एमवाई यानी कि महिला और योजना गठजोड़ को कैसे मजबूत बनाए, ताकि इसका फायदा चुनावों में हो और ये जो लाभार्थी हैं उनका मतदान भी बीजेपी के पक्ष में हो। योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि अमित शाह ने भी योगी को सत्ता के फाइनल युद्ध के लिए अभी से तैयार करने को कहा है, यानी फोकस पूरी तरह से 2024 पर है। सूत्रों के मुताबिक शाह ने सलाह दी कि पार्टी से समाज के हर तबके को जोड़ा जाए, कम समय में ज्यादा काम करने वालों की पहचान हो और उन पर पार्टी दांव लगाए, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता न हो, क्योंकि 22 की जीत में बेहतर कानून व्यवस्था का नारा सबसे दमदार था और आने वाले दिनों में जनता सरकार को इसी मोर्चे पर जरूर परखेगी। उत्तर प्रदेश की जीत में योगी आदित्यनाथ के सख्त प्रशासक की छवि ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। इसी सख्त छवि ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को दुरुस्त कराया, बल्कि
योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के रूप में एक पहचान ही बनाई। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई तो गृह मंत्री ने एक मूल मंत्र दिया कि एक सख्त प्रशासक की छवि के साथ साथ जरूरी है कि आम जनता और कार्यकर्ताओं के साथ भी सीधा संवाद हो, ताकि लोगों तक विकास की योजनाएं भी पहुंचे और एक प्रशासक के तौर पर आपकी पहचान भी बनी रहे। बीजेपी जानती है कि 22 की जीत इसीलिए अहम है क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां 102 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी को केंद्र में 300 के पार पहुंचाने में इन राज्यों की अहम भूमिका रहेगी। यही वजह है कि 80 सीटों वाली यूपी पर बीजेपी पूरा फोकस कर रही है। अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ये तो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की बात, लेकिन बीजेपी ने तसल्ली बख्श तरीके से, आपको पहले समझा देते हैं, जो 80 लोकसभा सीटें हैं उस राज्य में वापसी अब कर ली है और चुनाव के नतीजों के बाद एक मजबूत वोट बैंक भी तैयार हो गया है, जो विपक्ष के किसी भी तरह के गठबंधन को कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन उसके सामने इन नेताओं को आगे भी दोहराने की चुनौती जरूर होगी। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ के लिए जीत जो है वो पहली जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री उनके उम्मीदवार यानी कि योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था। लिहाजा वो अपनी भूमिका को और काम करने के अधिकार को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने बात स्पष्ट कर दी है कि उनको अब पूरे तरीके से खुले हाथ से काम करने की यहां पर जरूरत है। वो 17 था, अब 22 है और इन 5 सालों में सिर्फ यूपी का ही नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर की सियासी गणित बदल गई है। योगी आदित्यनाथ 2017 में चुनाव में जीत के बाद सीएम बनाए गए, लेकिन पार्टी ने उन्हें 2022 चुनाव में सीएम का चेहरा बनाया, यानी योगी के नाम पर चुनाव हुआ और पार्टी जीती। जाहिर है पार्टी में योगी का कद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया और चुनावों में मिली प्रचंड जीत ने योगी आदित्यनाथ के कद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में मुमकिन है कि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर योगी आदित्यनाथ के कद की छाप साफ तौर पर देखने को मिले। यानी कप्तान तय है और अब चर्चा टीम योगी पर शिफ्ट हो गई है। सवाल यही है कि क्या योगी कैबिनेट नए रंग रूप में नजर आएगी या पुराने चेहरों पर फिर से दांव खेला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात में यूपी कैबिनेट को लेकर जो मंथन हुआ उसके मुताबिक मंत्रिमंडल के गठन में जातीय क्षेत्रीय समीकरण पर कौन से चेहरे सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं इसका ध्यान रखा जाएगा। गैर यादव ओबीसी और दलितों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की चर्चा हुई। निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी मंत्रिमंडल में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने की रणनीति बनाई गई। 2024 को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल का जो पूरा स्वरूप है वो तय किया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि जो योगी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं कई मंत्रियों को दोबारा यहां पर रिपीट किया जाएगा और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके काम का जो आधार रहा है, उनके पास जो मंत्रालय थे उस मंत्रालय में उन्होंने अच्छे काम किए। दिल्ली में मंथन चल रहा है और इधर लखनऊ के गलियारे में मंत्रिमंडल के कुछ संभावित चेहरों को लेकर चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक योगी कैबिनेट में सरिता भदौरिया, जयवीर सिंह, गांधी परिवार के खिलाफ बगावत करने वाली अदिति सिंह और बलिया से विधायक दयाशंकर सिंह मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव मीडिया में बीजेपी के प्रमुख चेहरे रहे शरद मणि त्रिपाठी, असीम अरुण और राजेश्वर सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा रामविलास चौहान, डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर संजय निषाद और वाचस्पति प्रयागराज के सिर भी ताज सज सकता है। चर्चा गर्म है कि असीम राय, सुरेंद्र कुशवाहा, नितिन अग्रवाल और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।
सरिता भदौरिया जो हैं वो इटावा से आती हैं, जयवीर सिंह मैनपुरी से आते हैं, अदिति सिंह रायबरेली से कांग्रेस की विधायक रही हैं रायबरेली से। इन्होंने बीजेपी के दामन थामा था ठीक चुनाव से पहले। इसके साथ साथ दयाशंकर सिंह बलिया से हैवी वेट नेता हैं, इनकी जो पत्नी थी स्वाति सिंह वो इस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बलिया से दयाशंकर सिंह ने चुनाव लड़ा है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। शलभ मणि त्रिपाठी पूर्व पत्रकार सरकार के हिस्से में रहे हैं। इसके साथ साथ इस बार देवरिया से चुनाव जीत कर आए हैं। लखनऊ में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस बार पार्टी में नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। हालांकि कई पुराने चेहरों पर विश्वास कायम दिख रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी संतुलन के फॉर्मूले पर पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। कम से कम 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी सामाजिक रूप से प्रभाव रखने वाले किसी बड़े चेहरे या वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती। जाहिर है योगी कैबिनेट में इसका असर जरूर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रविकांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आदर्श भी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आदर्श, पहले आपके पास आना चाहता हूं ये समझने के लिए कि नए चेहरों की जो हम एंट्री की बात कर रहे हैं, युवा चेहरों से नया जोश देने की कोशिश होगी, साथ ही साथ कुछ जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण भी बैठाने की कोशिश करेंगे योगी आदित्यनाथ। देखिए ये बिल्कुल ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप 2024 के चुनाव को देखें तो बीजेपी की चुनावी की रणनीति जो जिस तरीके से रहती है उसके लिए महज 1 साल का समय बचा है और 1 साल पहले ही चुनाव में बीजेपी आ चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि तमाम पर्यवेक्षक जो हैं, चाहे अमित शाह हों, रघुवर दास हों, इन लोगों को यूपी के चुनाव के लिए नियुक्त कर दिया गया है। और इसीलिए 2024 के लिहाज से जो नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे उन नामों को इस तरीके से सेट किया जा रहा है कि वो 2024 में चुनाव में फायदेमंद हो, चाहे वो युवा चेहरे की बात करें या फिर क्षेत्रीय आधार पर, जातिगत आधार पर उनका गणित सत्य बैठे, जिससे सीधा फायदा 2024 के लोकसभा चुनावों में हो। और इसीलिए चाहे हम पिछड़ी जाति की बात करें, पुराने ऑफिसर्स की बात करें, ईडी के अफसर की बात करें, आईपीएस की बात करें या फिर पत्रकार की बात करें, ये सभी वो चेहरे हैं जो पहले किसी न किसी पेशे में रहे थे और अपने पेशे से खासियत लेकर आते हैं। और कहीं ना कहीं कोशिश ये भी होगी आदर्श की इन सब लोगों को जो पहले प्रोफेशनल्स रह चुके हैं उनको लेकर योगी आदित्यनाथ ये भी मैसेज दें कि उनकी जो सरकार है उसमें टैलेंट की कमी नहीं है, अच्छे युवा टैलेंट वाले लोगों को इस बार कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। बने रहिए आप हमारे साथ। एक चेहरा जो है, रविकांत पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा वो चेहरे के बारे में बात करना चाहता हूं। केशव प्रसाद मौर्य डेप्यूटी मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में, और उस सरकार में केशव प्रसाद मौर्य अंत तक अगर हम बात करें तो बार बार ये बात कहते रहे कि देखिए सरकार बाद में ही तय होगा। तो जरा थोड़ा सा केशव प्रसाद मौर्य के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ ग्राफिक के जरिए थोड़ा अपने दर्शकों को समझा भी देते हैं कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य, सिर्फ नए चेहरों की बात नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनका क्या होगा, पुराने जो बाकी चेहरे हैं उनका क्या होगा, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केशव प्रसाद मौर्य से। मेरे पीछे यहां पे मुस्कुराते हुए तो दिखाई पड़ रहे हैं, पर चुनाव हार गए तो उसके बाद थोड़ी उनकी मुश्किलें जरूरी हो गई थी। अब जो चुनाव हारने के बाद भी एक बात जो इनके लिए काम करती है, एक मजबूत ओबीसी चेहरा है, और 2024 से पहले नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की इनको अलग थलग किया जाए। तो इनके पास क्या विकल्प है, केशव प्रसाद मौर्य को कैसे कैबिनेट में लाया जा सकता है? पहला विकल्प है योगी सरकार में इनको मंत्री बना दिया जाए, एमएलसी का सदस्य बनाया जाए और इनको मंत्रिमंडल में ले आए। अब वो उनके हाथ में होगा, पहला जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। अब दूसरा विकल्प क्या है, केंद्र में इनको ले जाया जाए। भाई यहां से उत्तर प्रदेश से उठाकर उन्हें केंद्र में ले जाया जाए, ओबीसी चेहरा तब भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी, अगर आप वो देखेंगे, राज्यसभा से उनको सदस्य बनाया जा सकता है, तो केंद्र में जाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। और अगर कहीं योगी आदित्यनाथ तो केशव प्रसाद मौर्य में जो खटास की बातचीत थी उसको भी भारतीय जनता पार्टी से साध सकती है। तीसरा विकल्प क्या है केशव प्रसाद मौर्य के लिए, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको मिल जाए, स्वतंत्र देव सिंह मंत्री बनाए जाएं इनकी जगह, वो भी एक ओबीसी चेहरे हैं और उनकी तारीफ भी बहुत हुई इस बार इस चुनाव के बाद कि उनका भी नंबर लग सकता है। तो एक ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष, मतलब जिम्मेदारी को बस स्वैप कर दिया जाए, आगे पीछे इनका कर दिया जाए और उसकी जगह उनको वापस लेकर आया जाए। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर ये जो ऑप्शंस हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य का आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा इसको डिफाइन करने वाले ये ऑप्शंस पूरे हैं। रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत,
अभी कम से कम इतना आसान नहीं होगा, चाहे केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे हों या जीते हों, उनको दरकिनार करना। 2024 अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा लक्ष्य है। हां, यहां से राह आसान हो सकती है, पर गारंटी कुछ नहीं है। बिल्कुल अंकित, आपने सही कहा, क्योंकि 2019 में मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री के बहुत करीबी थे, चुनाव हार गए और उनको एडजस्ट करने में लगभग 1.5 साल का समय लग गया। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा है, ओबीसी के हैं। ऐसे में पार्टी उनको पूरी तरीके से दरकिनार नहीं करेगी, लेकिन एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा वो 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अभी जो पूरी की पूरी कवायद चल रही है वो इस बात को लेकर चल रही है कि बीजेपी का अगला लक्ष्य जो है वो 2024 में सत्ता में वापसी करना है और उसमें यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में हमारी जानकारी के मुताबिक 20 तारीख को योगी आदित्यनाथ होली के बाद एक बार दोबारा दिल्ली आ रहे हैं, जहां पर उनकी केंद्र के बड़े नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जो कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा उस पर फाइनल मुहर लगी। बीजेपी में यह कहा जाता है कि जब तक आप शपथ न ले लें तब तक आप यकीन मत कीजिए कि आप मंत्री बन गए हैं। बिल्कुल, अभी तमाम जो कयास हैं, सारे समीकरण के बारे में सोचा जा रहा है, बातचीत की जा रही है, लेकिन इतना तय है कि कुछ पुराने मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि उनके कामकाज से योगी आदित्यनाथ और केंद्र का जो आला कमान है वो संतुष्ट था। लेकिन बहुत सारे थोड़े से जो मंत्री हैं उनके बारे में अपने दर्शकों को थोड़ा सा और बताएं। रविकांत बने रहिए हमारे साथ, उनके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जरा बड़ा बता देते हैं और उनके बारे में समझा देते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक तरफा बस नए युवाओं के बारे में बात हो रही है। कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो बने रह सकते हैं? केशव प्रसाद मौर्य के बनने हमने आपको बता दिया कि क्या क्या उनके पास विकल्प हैं। दिनेश शर्मा, ये भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, ब्राह्मण चेहरा है, इनको भी यहां पर बनाया रखा जा सकता है। श्रीकांत शर्मा जो हैं मथुरा से चुनाव लड़ा, जीते, पावर मिनिस्टर रहे और एक जो था बिजली जो था एक बड़ा मुद्दा रहा और इनका काम से संतुष्ट दिखाई पड़े। सुरेश खन्ना को भी मंत्री बनाए रखा जा सकता है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा गया कि अच्छा काम किया, टेक्नोक्रेट हैं, अच्छे से समझते हैं और एक महत्वपूर्ण सिद्धार्थ नाथ सिंह एक महत्वपूर्ण इलाके से भी आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं, तो वहां के लिए भी इनको रखा जा सकता है। कपिल देव अग्रवाल जो वैश्य समाज है उसके लिए जरूरी है, हो सकता है उनको रखा जाए। जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी कांग्रेस से, बिल्कुल चुनाव से पहले जब बातें चल रही थी कि देखिए ब्राह्मण उनसे नाराज हैं, एमएलसी का रास्ता इनके लिए भी हो सकता है, जा सकते हैं, हो सकता है इनको भी मंत्री बनाया जाए। रविंद्र जायसवाल को भी मंत्री बनाया जा सकता है और महेंद्र सिंह ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में। भूपेंद्र चौधरी, नंद गोपाल नंदी और साथ ही साथ जय प्रताप सिंह का भी हो सकता है कि इनको दोबारा से कैबिनेट में काम करने का मौका मिले। सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक अपनी सीट चेंज इन्होंने जरूर करी थी, बड़ी प्रेस्टिजियस लड़ाई थी, बड़ी क्लोज फाइट थी, वहां से जीत कर आए हैं, उनको भी हो सकता है कि दोबारा से मौका मिले। सुरेश राणा चुनाव जरूर हार गए लेकिन हो सकता है कि इनको, गन्ना मंत्री थे वहां पर, हो सकता है कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। मोती सिंह और अनिल राजभर को भी जातीय समीकरण देखते हुए मंत्री बनाया जा सकता है। राम नरेश अग्निहोत्री, नीलकंठ तिवारी और साथ ही साथ सतीश महाना को भी दोबारा मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अशोक कटारिया, नीलम कटियार और मोहसिन रजा जो एक लौते माइनॉरिटी फेस समझ लीजिए आप सरकार में जो हैं, हो सकता है कि उनको भी दोबारा से मौका मिल जाए। फटाफट मैं एक बार दोबारा से जाना चाहता हूं आदर्श, जैसे कि रविकांत बता रहे थे कि जब तक बीजेपी में आप शपथ नहीं लेते तब तक मानिए मत कि आपका पूरा गारंटी है मंत्रिमंडल में आने की, तो होली से पहले कवायद क्या चल रही हैं? कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका नंबर आ सकता है? देखिए, अगर हम नए चेहरों की बात करें तो राजेश्वर सिंह पहले नंबर पर आते हैं। ब्रजेश पाठक जो हैं कुछ सालों पहले ही बीजेपी में आए हैं, बड़े मंत्री रहे हैं, वो भी हैं जो लगता है कि इन लोगों को लगभग फाइनल किया जा चुका है। अदिति सिंह, पंकज सिंह, ये ऐसे नाम हैं जिसको लग रहा है कि युवा चेहरों के तौर पर तरहीज दी जाएगी। असीम अरुण एक दलित चेहरा हैं, आईपीएस रहे हैं, कानपुर के कमिश्नर रहे हैं पुलिस के, इनको भी मौका दिया जाएगा। और ऐसे भी और कई नाम हैं, चाहे हम दयाशंकर सिंह की बात करें या फिर असीम राय की बात करें जिन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हराकर सीट जीती है। तो ये वो कुछ चेहरे हैं जिनको लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि इन नामों पर पक्की मोहर लग सकती है। हालांकि जैसा कि रविकांत ने बताया कि
अंतिम समय तक बीजेपी में ये कोई कह नहीं रविकांत, सकता कब तक हो सकता है शपथ ग्रहण? कोई डेट तय हुई है? होली के बाद ही होगा, पर कोई तिथि है जो अभी तक सोची गई है? देखिए अंकित, अभी तक की जानकारी के मुताबिक 20 तारीख को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर हिस्सा लेंगे। 20 तारीख की बैठक के बाद वो अगली तारीख होगी जिसमें वो 21 या 22 हो सकती है, जिसमें शपथ ग्रहण की तिथि को निर्धारित किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि 20 के बाद जो योगी कैबिनेट का स्वरूप है उसको फाइनल कर लिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का ये रूल रहा है कि वो एक परिवार से 2 लोगों को मंत्री नहीं बनाती है, या एक परिवार के 1-2 इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण उन्होंने सेट किए हैं कि एक परिवार के 2 लोग मंत्री नहीं बनेंगे। ऐसे में पंकज सिंह मंत्री बनेंगे क्योंकि उनके पिताजी डिफेंस मिनिस्टर हैं। ऐसे में मेरे को थोड़ा लगता है कि अभी डाउट है, अगर हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व उनके काम से प्रसन्न हो, अगर इस बात को माना जाता है। और एक बड़ी जीत के साथ आए हैं, एक रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ आए हैं, तो क्या पंकज सिंह की किस्मत खुल सकती है या बीजेपी के रूल में बाहर खड़े रहेंगे? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये तो बात हुई योगी आदित्यनाथ की नई कैबिनेट की। कौन बना रहेगा, कौन चेहरे होंगे, ये सब आपको हमने बताया। इसको लेकर पार्टी लीडरशिप से बातचीत चल रही है, लेकिन 2 दिन के दिल्ली दौरे में योगी आदित्यनाथ पार्टी के कई और बड़े लीडर से भी हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनसे मुलाकात हुई। साथ साथ सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की। इन मुलाकातों के भी कुछ मायने हैं, आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार में हर बड़े नेता से मुलाकात कर रहे हैं। हर उस शख्स से मिल रहे हैं जो यूपी के नवनिर्माण में अहम रोल अदा करने वाले हैं। रविवार को यूपी के कार्यकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आज योगी आदित्यनाथ जी से दिल्ली में भेंट हुई। उन्हें इस शानदार जीत की बधाई और अगले कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। राजनाथ सिंह से भेंट के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी उनका आभार व्यक्त किया। वैसे मुलाकात के बारे में दोनों नेताओं ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनाथ सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनका मार्गदर्शन जरूरी है। राजनाथ देश के रक्षा मंत्री भी हैं और यूपी में रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई प्रोजेक्ट हैं। रक्षा क्षेत्र में यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी बात के कयास लगाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद इस बात की चर्चाएं लगाई जा रही हैं कि इस मीटिंग में पंकज सिंह को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में पंकज सिंह ने नोएडा से ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज की है। ऐसे में पंकज सिंह को योगी मंत्रिमंडल में क्या महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिल सकता है, इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। नए उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने में आपका विशिष्ट सहयोग प्राप्त हो रहा है। अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ के बीच 45 मिनट तक चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक गडकरी और उनके बीच प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने में हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से योगी आदित्यनाथ के मुलाकात के कई मायने हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सड़कें और हाईवे एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और 2024 में भी ये मुद्दा बना रहने वाला है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी की ये मुलाकात हर मायनों में अहम मानी जा रही है। नितिन गडकरी जी से मुलाकात के बाद योगी अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर योगी की जीत में अहम रोल निभाते हैं। योगी ने अनुराग ठाकुर को धन्यवाद देते हुए प्रदेश के लिए आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा की। लखनऊ वापस लौटने से पहले योगी आदित्यनाथ धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलने पहुंचे। यूपी में बीजेपी की जीत के चाणक्य धर्मेंद्र प्रधान भी हैं। उन्होंने इस राज्य में लगातार दूसरी बार भगवा दल की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में योगी ने जीत की बधाई के साथ साथ धन्यवाद भी कहा। अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
यानी कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी जो है उसके लिए 2024 एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने अब है। अब सबसे बड़ा वही मुद्दा है 2024। लेकिन ये सब तभी होगा जब बीजेपी अपनी ताकत को बनाए रखे, यानी कि जिसने उसको जिताया है वो कौन से मुद्दे हैं जिनको योगी आदित्यनाथ को साध के रखना होगा 2024 तक। हिंदुत्व के मुद्दे को और धार देनी होगी, इसमें तो शायद मुझे लगता नहीं कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी होगी, जाने जाते हैं इसके लिए। लाभार्थी योजनाओं को जारी रखना होगा, उनको और बेहतर बनाना होगा। जो राशन की योजना है 31 मार्च खत्म हो रही है, क्या उसको आगे बढ़ाएंगे, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। बेहतर सड़कें और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना होगा कि किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी ना पहुंच जाए। महिलाओं का भारी समर्थन मिलता रहे, इसके लिए जो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक लॉ एंड ऑर्डर और जो बाकी स्कीम्स हैं उसको और तेजी से आगे लेके जाना होगा। मोदी योगी मैजिक की ताकत, योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा अपना वजन देकर उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। अब योगी आदित्यनाथ को अपनी ताकत लगा के प्रधानमंत्री को एक बार दोबारा चुनाव जिताना होगा। सरकार की ईमानदार छवि बनी रहे, करप्शन के उस पर दाग ना लगे, ये सबसे बड़े जो होंगे अभी लक्ष्य जो होंगे योगी आदित्यनाथ के लिए दूसरी सरकार में जब से वो काम करना शुरू करेंगे। लेकिन कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जीत बहुत बड़ी है, लेकिन राजनीति में हर जीत जिम्मेदारी और कई बार चुनौतियों के साथ आती है। बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी कई सारी चुनौतियां जरूर होंगी। सबसे पहले आपको कुछ चुनौतियां दिखवा देते हैं। तो बेरोजगारी से निपटना एक बड़ा मुद्दा होगा। बहुत बड़े तबके ने अगर इनके खिलाफ वोट दिया है, युवाओं में खास तौर से वो इसी मुद्दे पर है। पिछली भर्तियों को क्लियर करने का और नए रोजगार के माध्यम बनाने पर ध्यान देना होगा। दूसरा, बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करके योगी सत्ता तक पहुंचे हैं, लिहाजा अब उन्हें साबित करना होगा क्योंकि सबकी नजर इस पर रहेगी। तीसरी चुनौती, बुलडोजर बाबा की छवि बरकरार रखनी होगी। गुंडा माफियाओं को पिछली सरकार में जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई की गई थी उसको जारी रखना होगा। साथ ही साथ 2024 के गणित को देखते हुए उनको जातिगत समीकरण जो नाराजगियां हैं उनको भी साधना होगा। चौथी चुनौती होगी आवारा पशुओं को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को अपनी सभाओं में इस पे बात करनी पड़ गई थी। इस बात का जिक्र किया गया था कि सरकार बनने के बाद इसका हल निकाला जाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा है और इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही होगी, किसान इंतजार कर रहे होंगे कि उनके लिए कुछ किया जरूर जाए। उत्तर प्रदेश में 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आज लोकसभा में पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री जैसे ही लोकसभा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उनका स्वागत किया और मोदी मोदी के नारों से सदन गूंज उठा। चलिए, ये बीजेपी का अपना तरीका है जहां पर सदन को भी एक तरीके से एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री बैठे हैं और लग कैसा रहा है कि बाकी सारे लोग खड़े होकर उनका नाम पुकार रहे हैं। सुप्रीम लीडर वाली थोड़ी फीलिंग जरूर आती है। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। चलिए, बीजेपी की बात कर ली, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की हमने बात कर ली, अब कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं। एक बार फिर गांधी परिवार पर सवाल उठ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनावी हार का मुंह देखने के बाद कल कांग्रेस की CWC की बैठक हुई। पार्टी में खिलाफत के बाद सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन हर बार जैसा होता है सोनिया गांधी, सबको पता था इस्तीफा देंगी, सब लोग एक स्वर में कहेंगे नहीं नहीं आप कहीं नहीं जा सकती। फिर से पार्टी ने उन्हें पीछे हटने से रोक लिया। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि कांग्रेस में टॉप लीडरशिप रहेगी तो सिर्फ गांधी परिवार ही, चाहे कुछ भी हो जाए? दो 2024 से पहले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की एक और बड़ी हार, और इस हार के तुरंत बाद ही कांग्रेस के अंदर असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे। एक बार फिर गांधी परिवार पर पार्टी के अंदर ही उठे सवाल और एक बार फिर हुई CWC की बैठक। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद एक बार फिर वही सवाल उठे। सवाल गांधी परिवार के प्रतिनिधित्व पर। दिल्ली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और हार की जिम्मेदारी लेते हुए सोनिया गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी चाहती है तो गांधी परिवार पीछे हट सकता है, लेकिन सोनिया के इस प्रस्ताव को पार्टी ने मंजूर नहीं किया। बाहर में ये सब बड़े अफवाह फैला जा रहे हैं, इसलिए कहा कि अगर पार्टी के लिए गांधी परिवार की सैक्रिफाइस बराबर करते हैं, अगर जरूरत पड़े
फिर दोबारा करूंगा। हमें कोई इसमें परवाह नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी की अच्छा हो, मैं सब कुछ करने की तैयार हूँ। इस्तीफे से उनका तात्पर्य? कोई इस्तीफे नहीं, कहा कि अगर सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, सब हम तैयार है। कोई अगर सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। ब्रीफिंग होगी जाजा, लेकिन सबने कहा कि सोनिया जी नेतृत्व तो करती रहे। तो सोनिया जी नेतृत्व करती रहेंगी सर? कोई रेजिग्नेशन की भी बात हुई है? नहीं, रेजिग्नेशन कोई बात नहीं, नेतृत्व करते रहने के लिए। सोनिया गांधी विल कंटिन्यू एज इंटरिम प्रेसिडेंट? यस। पार्टी के नेतृत्व के अलावा चर्चा चुनावी हार पे भी हुई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा कि यूपी में संगठन मजबूत नहीं होने के बावजूद पार्टी ने खूब मेहनत की, अच्छे से चुनाव लड़ा, लेकिन ये नहीं पता था कि पार्टी का प्रदर्शन चुनाव में इतना खराब निकलेगा। चर्चा पंजाब को लेकर भी हुई। कांग्रेस पार्टी यहां बुरी तरह हारी है, लिहाजा चुनाव की रणनीति पर सवाल उठना तय था। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कैप्टन का जिक्र करते हुए पूछा गया कि बीच मझधार में घोड़ा क्यों बदला गया। सोनिया गांधी ने इसकी जिम्मेदारी खुद ले ली। सोनिया ने कहा कि कई लोग कैप्टन को पहले ही बदलना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें बचाती रही। कहीं जो चूकें हैं, जो गलतियां हैं, उनको दूर करेंगे। और यदि हमने कोई गलतियां जानबूझ करके की हैं, तो जिसने जानबूझ करके गलतियां की हैं उसको लीडरशिप को कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है, उस पर आप कार्रवाई करिए। और आप बड़ा खुला विचार विमर्श हुआ है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, लेकिन इस बैठक के महज 2 घंटे बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी पर ही सवाल खड़े करते हुए एक फेसबुक पोस्ट कर दिया। हरीश रावत ने अपने पोस्ट में लिखा कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के फैसले की वजह से वो न चाहते हुए भी लाल कुआं से चुनाव लड़े। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक और चुनाव में कांग्रेस परास्त हुई। एक बार फिर गांधी परिवार पर सवाल उठे, एक बार फिर गांधी परिवार ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन 4 घंटे की बैठक के बाद निष्कर्ष यही निकला कि सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहेंगी, राहुल गांधी को सक्रियता बढ़ानी चाहिए और प्रियंका गांधी पार्टी महासचिव के पद पर कायम रहेंगी। रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। गौरव श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जब कांग्रेस पार्टी कुछ बदलना ही नहीं चाहती तो फिर उम्मीद कैसे की जाए कि कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है या उनके जो फॉर्चून्स हैं वो भी बदलेंगे? अंकित, देखिए, जाहिर तौर पर बदलाव को लेकर एक मांग जरूर थी और G23 जो कि G21 में बदल चुका है, उनकी तरफ से ये मांग की गई थी। और बहुत पहले उन लोगों ने ये चर्चा की थी कि कोई गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बनाया जाए, और उस वक्त जो है बड़े नेता मुकुल वासनिक का नाम चला था, लेकिन बाद में उसको लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। लेकिन दर्शकों को यहाँ पर जानकारी देना ये भी जरूरी है कि पिछले साल जब अक्टूबर में CWC की मीटिंग हुई थी, उस वक्त ये घोषणा हो गई थी कि संगठन के चुनाव होंगे। ऐसे में इस साल सितंबर तक जो है वो पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। इस वक्त मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी की। अब सवाल यही था कि चूंकि अगस्त सितंबर तक नया अध्यक्ष चुन लिया जाना है, तो क्या अभी किसी तरह का बदलाव पार्टी में लीडरशिप के तौर पर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सभी की तरफ से यह कहा गया कि अगर पार्टी में लोग चाहते हैं कि वो पार्टी छोड़ दें पूरी तरह से, तो वो पीछे हटने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने सुना कि उसके लिए जो है पार्टी में कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन कुछ और चीजें जो महत्वपूर्ण तौर पर कही गई थी, G21 ने हार के बाद जो बैठक की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी किसी तरह के पद पर तो नहीं है, लेकिन पर्दे पर के पीछे रहकर वो फैसले लेते हैं। लेकिन जब कोई बात करनी होती है तो वो संवाद नहीं करते, मिलते जुलते नहीं है। ऐसे में दिक्कत ये होती है कि फैसला वो ले जरूर रहे हैं, लेकिन उनसे किसी स्तर पर बातचीत नहीं हो पाती है। तो ये भी बात साफ कर दी गई। पर गौरव, ये पटकथा चली आ रही है, हर बार यही होता है, हार होती है, उसके बाद कांग्रेस में इसी तरह का मंथन होता है। गांधी परिवार कहता है हम पीछे हट जाते हैं, और फिर इसके बाद एक तबका स्वर उठाता है कि नहीं, आप वहीं बने रहिए। और क्योंकि ये चला आ रहा है, कुछ बदलता दिख नहीं रहा है। और राहुल गांधी, यही दिक्कत है कि या तो इंतजार कांग्रेस पार्टी कर रही कब राहुल गांधी जिम्मेदारी पूरी तरह से लें, और इस इंतजार में हश्र जो है वो कांग्रेस का होते हुए दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमसे जुड़ने के लिए। अब एक जो तीसरा बड़ा पार्टी जो बन के उभरी इन चुनाव के लिए, दूसरी सबसे बड़ा, 2 मैन ऑफ द मैच, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था, एक योगी आदित्यनाथ, दूसरे अरविंद केजरीवाल। पंजाब में के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। भगवंत मान ने अध्यक्ष ओम बिरला को मिलकर अपनी लोकसभा से इस्तीफा दिया। भगवंत मान पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट से आते हैं।
अब 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। 16 मार्च को भगवंत मान अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हिसाब से हमें जो जानकारी मिल रही है, आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि भगवंत मान की कैबिनेट का गठन बाद में होगा। शुरुआत में एक छोटा कैबिनेट रखा जाएगा। 17 वहां पर मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री के अलावा। 2 डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं, एक दलित और दूसरा हिंदू। हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा का नाम इसमें सबसे आगे है। या तो ये दोनों मुख्यमंत्री बन सकते हैं या इन्हें बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आम आदमी पार्टी की 117 में से 92 सीटें पंजाब में आई हैं। एक जबरदस्त सैलाब के साथ वो इस वक्त पंजाब में जीते हैं। देश की राजनीति की बात बहुत हो गई, हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में चर्चा भी काफी हो गई। अब आपको सीधे यूक्रेन लिए चलते हैं, क्योंकि महायुद्ध जो चल रहा है, जो वहां पर युद्ध है रूस और यूक्रेन के बीच में, वो अभी जारी है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की बड़ी, आपको सबसे पहले वो दिखा देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में आज बातचीत का चौथा दौर, रूस और यूक्रेन की चौथे दौर की बातचीत जारी है। अब तक हुई 3 दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन इस बार उम्मीद है कि कुछ अलग होगा, क्योंकि तुर्की और साथ ही साथ इजराइल दोनों देश मिलकर यहां पर मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम को लेकर बातचीत हो रही है, वहीं रूस की बमबारी जो है वो रुक नहीं रही। रूस ने बीती रात कीव पर बमबारी की। इस बमबारी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तरी कीव में उस 9 मंजिला इमारत की हालत देखिए, जिस पे बीती रात रूसी बम गिरा, जिसके बाद बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। बिल्डिंग की कई मंजिलों पर आग लग गई। इस रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हुई, वहीं कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टाइम्स ऑन भारत की टीम कीव में मौजूद है, वहां से खास रिपोर्ट। अभी हम आपको फिर से तबाही का मंजर दिखाते हैं। मैं इस समय जिस बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूं, ये सिविलियन अपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं कि रशिया की तरफ से रॉकेट की वजह से इस बिल्डिंग में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। आप देख सकते हैं ये सारी बिल्डिंग, आप देखिए किस तरीके से बिल्डिंग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अभी भी आपको धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। 24 फरवरी से जब से रूस की फौज यूक्रेन में दाखिल हुई है, उनकी पूरी कोशिश यही है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए। मेरे ख्याल से अगर आप इस बिल्डिंग को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हालात यहाँ पे इस समय, सूरत हाल कैसा है यहाँ पे यूक्रेन में। 2 लोग मारे गए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। परिवार के सदस्य अपने घर पे बैठे हुए थे, जब ऑल ऑफ ए सडन एक रॉकेट आता है, वो इस बिल्डिंग को हिट करता है और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर देता है। आप देखिए, एक नीचे से लेकर ऊपर तक आपको पूरा बिल्डिंग तबाह हुई नजर आएगी। और देखिए परिवार के सदस्य, उनका क्या हाल हुआ होगा। जो लोग जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है। लगातार हमने देखा है कि रशिया की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, ज्यादातर उन्होंने सिविलियन को निशाना बनाया। उसकी वजह यह भी है क्योंकि 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल नहीं हो पाए। ये एक वजह है कि परेशानी में आकर वो आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान सिविलियन को इवैक्यूएट करने में लग जाए, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान सिविलियन को, इंजर्ड को अस्पताल पहुंचाने में लग जाए, और उसमें उन्हें मौका मिलेगा ताकि वो लोग यहां पे दाखिल हो सके और यहां पे कब्जा जमा सके। क्योंकि आखिरकार उनका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव यह है कि वो चाहते हैं कि यहां पे रिजीम चेंज हो, यहां पे उनके हिसाब की सरकार आए। दूसरा, वो चाहते हैं कि यूक्रेन की फोर्स जो है उनके सामने पूरी तरह से घुटने टेक दे, सरेंडर करे, जो कि अभी तक हो नहीं पाया। आप देखिए सारी चीजें यहां पे तितर बितर बिखरी हुई हैं। सब कुछ यहां पे आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। देखिए सब सारा सामान बिखरा हुआ, मतलब कि ये सामान जो है ये आपकी बरसों की जमा पूंजी होती है। आप सारी उम्र जो इन्वेस्ट करते हैं वो सब जो है सब तहस नहस हो चुका है। आपके ख्वाब जो है चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि एक अरसा बरसा लग जाता है अपना घर बनाने में। आपका घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। देखिए सब कुछ यहाँ बिखर चुका है, सब कुछ बिखर चुका है। आप देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, कहने को तो वो एक रसोई घर है, लेकिन अब रसोई घर वाली कोई चीज नहीं है। पूरी तरह से रसोई घर तबाह हो चुका है। ये बिल्डिंग, अगर आप एक बार फिर से मैं आपको एक नीचे से लेकर ऊपर तक का मंजर दिखाता हूं। ये देखिए, आप ऊपर तक आप देखिए, कोई भी शायद इस बिल्डिंग में कोई भी ऐसा अपार्टमेंट हो जिसे असर ना हुआ हो। अब